सो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है कैपेसिटेंस को। काफ़ी शॉर्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 25। आप लोगों ने पहले इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस की हुई हैं। सिर्फ एक या दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम लोगों ने इस कोर्स के लिहाज से नहीं हैं, लेकिन यूजुअली वही चीज़ें हैं जो आप लोग एफएससी लेवल्स में पढ़ चुके हैं। तो हम लेट्स सी के देखते हैं कैपेसिटर्स क्या होते हैं, हम इन्हें क्यों इस्तेमाल करते हैं और um, किस तरीके से इनको हमारी कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। सो कैपेसिटर्स का बेसिकली जब भी आप डील करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जीज को या आप बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड्स की। सो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। फील्ड सर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से ना एक जी क्वेश्चन है। मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की थी तो उस तरह से वो सॉल्व नहीं हो रही थी। आपने कहा था कि अगर डायरेक्शन सेम हो दो चार्जेस की, मतलब कि जो फोर्स जो वो अप्लाई करते हैं तो उन्हें हम आपस में ऐड कर सकते हैं। तो आपने 3 चार्जेस का क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने किया भी था कि हम जो सेम डायरेक्शन में आ रही थी उसे हम लोगों ने ऐड कर दिया था। लेकिन इससे रिलेटेड बुक में क्वेश्चन था वो स्क्वायर सिमेट्रिक थी। तो उसमें जो सेम डायरेक्शन वाला था उसको मैंने सम करके तो उसके रिजल्टेंट का इफेक्ट निकाला था, तो इस तरह से वो आंसर सही नहीं आ रहा था मेरा। आपने उसको स्क्वेयर करके सम किया था? नहीं, मतलब कि स्क्वायर सिमेट्रिक थी कि उसके 4 कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए और सेंटर में फाइंड करनी थी। मतलब कि सेंटर में हाँ सेंटर पे फाइंड करनी थी। ये मैंने तो ट्यूटोरियल में उसका प्रॉब्लम करवाई थी मेरे ख्याल में। पता नहीं वो, लेकिन सर ये क्या मतलब कि ये क्या बात है कि अब ये तो फिर उसमें क्या हुआ था कि कंपोनेंट रिजॉल्व किए हुए थे चारों के। हाँ, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि अब ये मतलब कि स्टैंडर्ड है कि हम लोगों ने सम कर सकते हैं सेम को, या फिर नई सिचुएशंस है मतलब कि एक्सेप्शनल नहीं केसेस है ये। अगर तो वो वहां पर हमने सम इसलिए किया था, मेरे ख्याल में जो क्लास की आप बात करेंगे वो चार्जेस एक डायमेंशन के अंदर आ रहे थे और जिस पॉइंट के ऊपर आप फील्ड फाइंड कर रहे थे वो भी उसी लाइन के अलोंग आ रहा था पॉइंट। नहीं सर, इस तरह का नहीं था वो। अच्छा, ये हमने जो मुझे आप क्लास में फाइंड सिचुएशन की थी मुझे सिचुएशन वो ड्रॉ 2 करके ईमेल डायमेंशनल कर थी। सकती हैं, फिर मैं इसको देख लेता हूँ। ओके सर, चलो ठीक है, क्लास के बाद मैं आपको कर दूंगी सर। हाँ, मुझे इस सिचुएशन ना पेपर पे ड्रॉ करके और जिस क्वेश्चन को आप रेफर जी कर रही जी, हैं उसकी सिचुएशन भी ड्रॉ करके मुझे बता दीजिएगा, फिर हम जी इसको जी, देख लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। हम यूजली अब तक डील करते आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड्स को, और हमें पता है कि जहाँ पर भी फील्ड्स होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस भी होती हैं। और अगर आपके पास फोर्सेस हैं, सो ये फोर्स किसी ना किसी एनर्जी को कॉरेस्पॉन्ड करती हैं। इसका मतलब है कि इनके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जीज मौजूद होती हैं। सो फील्ड फील्ड बेसिकली एनर्जीज हैं। अब ये सारा काम जिस चीज़ की वजह से हो रहा है, ये सारा काम चार्जेस की वजह से हो रहा है। अगर आपके पास चार्जेस ना हो तो फील्ड्स नहीं है, फील्ड्स ना हो तो फोर्सेस नहीं है, फोर्सेस नहीं है तो एनर्जीज नहीं है। अब अहम सवाल ये है कि अगर ये एनर्जी है तो हम इस एनर्जी को अपने काम के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम किस तरीके से इन चार्जेस की एनर्जीज को इस्तेमाल करके घरों में लाइट्स ऑन कर लेते हैं, मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, टीवी चला लेते हैं। हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे काम कर रही हैं। तो हमें पहले किसी तरीके से इस एनर्जी को इस्तेमाल, एक मैकेनिज्म डेवलप करना होगा कि हम इस एनर्जी को स्टोर कर सकें और फिर देन इसे उस स्टोरेज हाउस से, उस वेयर हाउस से आगे ट्रांसफर कर सकें। अब जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है वो ये है कि आप किस तरीके से इस एनर्जी को स्टोर कर सकेंगे। बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हाउ मच एनर्जी कैन बी स्टोर्ड। एक तो आप कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और दूसरा किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये एक चार्ज है, क्यों इस चार्ज की वजह से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिसको आप स्टोर कर सकें। इस हाउ मच का जो आंसर है, ये आंसर हमें मिलता है कैपेसिटर से। इसके लिए हमने एक डिवाइस बनाई है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम चार्जेस को स्टोर करना है। कैसे स्टोर करती है? बाय चार्जिंग। आपने अगर स्टोर कराना है तो ये क्या करेगी, उनको ये कैपेसिटर को चार्ज करेंगे आप। अगर आपने इन चार्जेस को कहीं पर डिप्लॉय करवाना है तो आप क्या करेंगे, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे। मिसाल के तौर पर आप कोई ट्यूबलाइट ऑन करते हैं, उस ट्यूबलाइट के अंदर एक कैपेसिटर मौजूद है जो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है जो मीटर से आपके पास आ रही है, और देन वो उस एनर्जी को आगे फॉरवर्ड करता रहता है फिलामेंट तक, तो फिलामेंट लाइट अप होना शुरू हो जाता है। बेसिकली कैपेसिटर के अंदर मुसलसल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का फिनोमेना
होता रहता है। अब ये जो हम बात करें हाउ मच, ये तो डिवाइस है, लेकिन ये कितनी एनर्जी स्टोर करेगी, इसका उसकी मेजर क्या होगी, हाउ मच एनर्जी इट कैन स्टोर। सो अ डिवाइस व्हिच कैन स्टोर एनर्जी इज कॉल्ड अ कैपेसिटर, बट द क्वेश्चन इज स्टिल देयर, हाउ मच एनर्जी अ कैपेसिटर कैन स्टोर। So the quantity which help us to determine how much energy a capacitor can store is called capacitance. So capacitance is a way to figure it out how much energy, how much charges can be accumulated in a capacitor. So इसके लिए हमने फाइंड करनी होती है क्वांटिटी जिसको हम कैपेसिटेंस का नाम दे रहे हैं। सो बेसिकली ये क्वालिटी है कैपेसिटर की। वो क्वालिटी क्या है कि कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, नंबर ऑफ चार्जेस, अमाउंट ऑफ चार्जेस विच कैन बी अक्यूमुलेटेड इन अ कैपेसिटर, उसकी क्वांटिटी का नाम हम लोग कैपेसिटेंस कह रहे हैं। सो हमने एक कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। सर आपने मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की क्लास में? नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग क्लासरूम पे स्टार्ट नहीं की हुई, मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं जूम पे, ठीक है, क्योंकि मैं असल में व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ जूम का, सो मैं वहां से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है सर ये आपने ट्यूबलाइट की एग्जांपल दी है, तो इसमें एक सवाल है कि मतलब उसको डायरेक्ट अगर जो पावर आ रही है मीटर से, तो इसके कैपेसिटर की जरूरत क्यों पड़ती है? अच्छा, इसमें सिर्फ उसके अंदर यहाँ पर एक मसला ये होता है कि जो लाइट आपके पास डायरेक्टली आ रही होती है, आप उस सारी, वो तो डायरेक्ट 240 वोल्ट की एनर्जी आ रही है, 220 वोल्ट की एनर्जी का वोल्टेज आ रहा है, आप वो सारे का सारा तो आगे ट्यूबलाइट को सप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको दरम्यान में बहुत सारी चीजें ऐसी लगानी पड़ती हैं कि किसी तरीके से उतना ही वोल्टेज आगे सप्लाई किया जाए जितना आपकी ट्यूबलाइट को चाहिए। सो उसमें एक तो ये कि आपको उतनी ही एनर्जी आगे फॉरवर्ड करनी पड़ेगी जितनी उस फिलामेंट को लाइट अप करने के लिए जरूरी है। सो आप ऐसे समझें कि आपके पास जो फिलामेंट है, लेट्स सपोज के वो यूजुअली तो नियॉन के होते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि वो हाइड्रोजन के हैं। अब फिलामेंट में से उस वक्त लाइट निकलेगी जब आप उसके इलेक्ट्रॉन्स को आयोनाइज करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो फोटोन एमिट होंगे, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन वगैरह में पढ़ी होंगी ये चीजें। अब अगर आप उसको बहुत ज्यादा एनर्जी दे दें फिलामेंट को, या हाइड्रोजन के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी उसको चाहिए 13.6, आप उसको बहुत ज्यादा दे देते हैं, तो क्या होगा कि एटम बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। जब वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा तो इतनी ज्यादा हीट अप हो जाएगा कि वो एटम या आपकी जो डिवाइस है वो गर्म होकर फट जाएगी, फिर वो प्रॉपर्ली काम तो नहीं ना करेगी। सो लिहाजा तो सर जी जी सर जो ट्यूबलाइट होती है उसके अंदर तो कैपेसिटर लगा होता है, वो ऊपर एक्स्ट्रा पे ब्लू कलर का लगाया होता है, लेकिन जो ये एलईडी ट्यूबलाइट्स वगैरह है तो उसके अंदर फिर क्या हिसाब होता है? उसके अंदर भी लगे होते हैं, उस बेसिकली उसके अंदर कैपेसिटर्स के साथ साथ और भी बहुत सारी उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। सो ट्रांजिस्टर्स दोनों तरह से काम करते हैं। ट्रांजिस्टर्स को हम बेसिकली वो कॉम्बिनेशन होते हैं डायोड्स के, सो वो रेजिस्टर के तौर पर भी काम कर रहे होते हैं, वो वो आपके पास कैपेसिटर्स के तौर पर भी काम कर रहे होते हैं। और हम खाली कैपेसिटर्स नहीं लगाते किसी भी डिवाइस में, ये नहीं करेंगे कि आपने एनर्जी स्टोर करनी है, आपने बस उस वायर के रास्ते में जो मीटर से आ रही है उसके रास्ते में एक बड़ा सारा कैपेसिटर लगा दें या छोटा सा कैपेसिटर लगा दें और उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दें। आपको उस एनर्जी को कंट्रोल भी करना होता है, वो कंट्रोल करने के लिए आप आगे रेजिस्टर्स भी लगाते हैं। फिर उसके अलावा एक और मसला भी होता है, अब जो मीटर से लाइट आ रही है वो कभी कम हो जाती है कभी ज्यादा हो जाती है। आपने कभी देखा है कि आपकी ट्यूबलाइट हमेशा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती रहे, बहुत थोड़ी फ्लक्चुएशन तो उसके अंदर होती है, लेकिन अब आप लेकिन जो मीटर से लाइट आती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, या चूंकि वो बेशक एसी होती है लेकिन उसका वोल्टेज कभी भी स्मूथली ऐसा नहीं होता, वो तो वो तो बेसिकली फ्लक्चुएट करता रहता है। अगर आप उसको चेक करें कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पे तो वो फ्लक्चुएट करता रहता है। सो आपको यहाँ पर फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं। फिल्टर्स बेसिकली कॉम्बिनेशन होते हैं तीन चीजों के, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स और इंडक्टर्स। सो ये तीनों चीजें मिलके आपका जो सिस्टम है वो चला रही होती हैं। हम खाली कैपेसिटर यूज नहीं करते, कैपेसिटर का काम सिर्फ एनर्जी को स्टोर करना है, देन उसे आगे पहुंचाने के लिए, स्मूथली पहुंचाने के लिए आपको बीच में और चीजें भी लगानी पड़ेंगी। इज इट क्लियर टू सम एक्सटेंट? यस सर। ओके, यस सर। सो हमने अब मुख्तलिफ चीज़ों की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। हमारे पास दो तीन इसमें मिसालें आएंगी, हम देखेंगे कि उनको कैसे कैलकुलेट करना है। सो उससे पहले हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अगर आपके पास एक मिसाल लेते हैं कि आपके पास दो प्लेट्स मौजूद हैं,
जस्ट सो ये आपके पास 2 प्लेट्स हैं और आपने इनके साथ किसी बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। सो सपोज करते हैं कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, बैटरी को V से नाम दिया। सो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। अब जितना ज्यादा इस बैटरी का पोटेंशियल होगा, क्या उतने ज्यादा चार्जेस इन प्लेट्स के ऊपर स्टोर होंगे? जितना ज्यादा मेरा, हाँ जी, जितना ज्यादा आपकी इस बैटरी का पोटेंशियल होगा, क्या उतने ज्यादा चार्जेस इस प्लेट के ऊपर स्टोर होंगे? मतलब ये देखें कि अगर मैं यहाँ पर एक बैटरी लगाता हूँ 10 वोल्ट की और एक लगाता हूँ 50 वोल्ट की, किस किस बैटरी की वजह से ज्यादा चार्जेस इन प्लेट्स के ऊपर स्टोर होंगे, V1 की वजह से या V2 की वजह से? सो बेसिकली हाँ, तो V2 इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है कि Q2 विल आल्सो बी ग्रेटर देन Q1। सो यानी कि आप कह सकते हैं कि जितना ज्यादा आपका पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा चार्जेस प्लेट्स के ऊपर स्टोर होंगे। अब कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर मुख्तलिफ तरह की शेप्स में हो सकते हैं, वो बहुत सीधे से भी हो सकते हैं, बिल्कुल पैरेलल भी हो सकते हैं, वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं जैसे आपकी अर्थ है, वो सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, वो पेपर कैपेसिटर्स भी हो सकते हैं, वो आइसोलेटेड भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के हर शेप के कैपेसिटर्स बनाए जा सकते हैं। ये एक बहुत ही सादा सा स्ट्रक्चर है जो हम लोगों ने यहाँ पर डिजाइन किया है, लेकिन फंडामेंटल वर्किंग सबकी सेम होगी। हर कैपेसिटर की 2 प्लेट्स होंगी और ये प्लेट्स आइसोलेटेड होंगी। आइसोलेटेड होने का मतलब है कि इनके दरमियान में जो मीडियम रखा हुआ है आपने, ये वाला जो मीडियम है, ये मीडियम कोई कंडक्टर नहीं है, इसमें ये बेसिकली आइसोलेटर है। यहाँ पर आपने किसी ना किसी आइसोलेटर को रखा हुआ है, ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। सर ये जो नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं प्लेट पे, दोनों प्लेट्स पे, हाँ जी, ये तो फिक्स नहीं है। ये फिक्स होंगे, ये बैटरी के ऊपर डिपेंड करेगा ना। जब आपने V फिक्स कर दिया तो फिर ये फिक्स होंगे। ये बैटरी पे डिपेंड करता है डेफिनेटली, क्योंकि बैटरी चार्जेस प्रोवाइड कर रही है ना यहाँ पर। हाँ, लेकिन बहुत सारे केसेस में हम लोग ये बैटरी भी वेरिएबल लगाते हैं। सो वो वेरिएबल कैपेसिटर्स होते हैं, वो भी पॉसिबल है। उसमें आप अपनी मर्जी से वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम वेरिएबल को डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा, ये जो मीडियम होता है इन प्लेट्स के दरमियान, ये नॉन कंडक्टिंग होगा, या ये इंसुलेटर होगा। इसमें यूजुअली हम एयर को एज्यूम करते हैं। आपके पास गिलास हो सकता है या आपके पास मीका, ये 3 मटेरियल्स हैं जो कॉमनली टेक्स्ट बुक्स में लिखे होते हैं। लेकिन कोई भी मटेरियल उसका नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। अगर ये नॉन कंडक्टिंग होंगे, इसका मतलब है कि इस पॉजिटिव प्लेट और इस नेगेटिव प्लेट के दरमियान कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। सो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये आइसोलेटेड प्लेट्स हैं। तो सर इसकी आइसोलेटेड प्लेट्स होने का क्यों जरूरी है? अगर आप इनको आइसोलेटेड नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि चार्जेस जो होंगे वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करते रहेंगे और यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। वो फिर चार्जेस स्टोर नहीं करेंगे आप, बल्कि चार्जेस को तो आप खर्च कर रहे हैं। ठीक है, सो ये आपके पास एक कंस्ट्रक्शन होती है कि आपने कोई सी 2 प्लेट्स लेनी है। बेसिकली प्लेट्स नहीं लेनी, आपने आइसोलेटेड कंडक्टर्स लेने हैं। आइसोलेटेड कंडक्टर्स ऑपोजिट चार्जेस के, और उनके दर वो किसी फासले से आपस में, उनके दरमियान कोई फासला होना चाहिए। जिस तरह हम यहाँ पर जो डिस्टेंस ले रहे हैं ये वाला, इनके दरमियान हमने यहाँ पर हमने इनके दरमियान फासला एज्यूम किया हुआ है कि ये D डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। कोई डिस्टेंस होना चाहिए इनके दरमियान, ये बिल्कुल ओवरलैप्ड नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये ओवरलैप्ड होंगे तो फिर ये जाहिर बात है चार्जेस फ्लो करते रहेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सो हमें इनको आइसोलेटेड रखना है। कोई भी कैपेसिटर बनाए, ये कंडीशन उसके अंदर लाजमी है, शेप उसकी चाहे जो मर्जी हो। सो जब भी आपके पास कैपेसिटर चार्ज होगा, लेट्स सपोज कि अब आपका कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, सो जितने चार्जेस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर होंगे उतने ही चार्जेस नेगेटिव प्लेट के ऊपर भी होने चाहिए, क्योंकि बैटरी तो सेम पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है दोनों प्लेट्स को आपके पास। लेकिन हम कहीं पर भी इनको पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं मेंशन करेंगे कैपेसिटर के केस में, हम हमेशा इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज लेंगे।
तो जब मैं क्यू ले रहा होता हूँ तो इस क्यू से मुराद ये होता है कि ये प्लस क्यू भी हो सकता है, ये माइनस क्यू भी हो सकता है, ये दोनों बराबर हैं। इस क्यू से मुराद नेट चार्ज नहीं है, क्योंकि इसका नेट चार्ज अगर आप देखें वो तो प्लस क्यू और प्लस इंटू माइनस क्यू, वो तो जीरो होगा। सो लिहाजा हम इससे नेट चार्ज मुराद नहीं लेते, ये सिर्फ एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है इसके केस में भी चार्जेस की। ये पॉइंट क्लियर है। ये बेसिकली ये हमारी एक रूटीन, ये कन्वेंशन करना, ये चीज इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है, वरना हम जो मर्जी कैपेसिटर ले लें उसके ऊपर नेट चार्ज जीरो होगा। अगर नेट चार्ज जीरो है तो बेसिकली Q इज इक्वल टू सी वी, अगर Q जीरो है तो फिर C भी जीरो है, तो इसका मतलब है कैपेसिटर किसी किस्म के चार्जेस स्टोर ही नहीं कर रहा। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। ओके, सो ये जो चीज हमने यहाँ पर लिखी है, ये हमारे पास हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको कहते हैं सो C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। C बेसिकली मेजर है इस बात की कि कैपेसिटर ने कितना चार्ज करना है स्टोर। सो C इज इक्वल टू Q बाय V, इसका यूनिट होगा कूलम पर वोल्ट। इसके बहुत सारे यूनिट्स हैं, इसको कूलम वोल्ट के अलावा आप एम्पेयर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जूल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। सो बहरहाल इसको हम नाम देते हैं फेरेड का। सो माइकल फेराडे के नाम पे। एक फेरेड कैपेसिटेंस का मतलब ये है कि अगर किसी कैपेसिटर पे की को आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करें और उसकी प्लेट्स पर 1 कूलम चार्ज इंड्यूस हो, तो इसका मतलब है कि उसकी कैपेसिटेंस 1 फेरेड है। आमतौर पर ये एक बहुत बड़ा यूनिट है कैपेसिटेंस का, लिहाजा हम लोग इसमें हमारे यहाँ घरों में जो कैपेसिटर यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल कैपेसिटेंस के होते हैं। यूजली वो या तो माइक्रो फेरेड्स के अंदर होंगे या नैनो फेरेड्स में होंगे या पिको फेरेड्स में होंगे। क्योंकि अगर आप इनकी कैपेसिटेंस इंक्रीज करते जाएंगे तो नंबर ऑफ चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे और इतने ज्यादा चार्जेस हो जाएंगे कि आपका सिस्टम उनको अकोमोडेट नहीं कर सकेगा, और उन चार्जेस की वजह से इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, इतनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी कि आप सारी एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाएगी। सो लिहाजा हम जो यूजली कैपेसिटर्स यूज करते हैं वो बहुत ही कम कैपेसिटेंस के होते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का, कोई चीज आप डिस्कस करना चाहते हो? सर ये क्यू चार्ज ऑन वन प्लेट है? हाँ, ये टोटल चार्ज है। हम यूजली जब भी बात करेंगे हम बात एक ही प्लेट की कर रहे होते हैं। सो यानी कि जब हमने इसको आगे डिस्कस करना है और हमने इसकी रेलिवेंट फील्ड्स वगैरह निकालनी है, सो हम जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे वो यूजली एक ही प्लेट के गिर्द करेंगे और वो पॉजिटिव प्लेट होगी। सो इससे मुराद ये, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्यों नेट चार्ज नहीं ले रहे, आप चाहे नेगेटिव प्लेट कंसीडर करें चाहे पॉजिटिव करें, इससे मुराद एक प्लेट के ऊपर मौजूद चार्ज है। अच्छा ये बात वैसे आपको ये चीज हमने एक और तरह से पहले डिस्कस की थी कि जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी, हमने देखा था कि ये सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है आइसोलेटेड प्लेट्स के लिए, चैप्टर नंबर 23। चाहे आप पॉजिटिव का निकालें चाहे आप नेगेटिव के लिए निकालें, वहां पर भी हमने ये असम्पशन लगाई थी, याद है ना आप लोगों को? यस सर, मैं दोनों को ऐड कर दिया था। हाँ, देन हमने ऐड कर दिया, तो फिर हमने कहा था कि वो अब अगर हम उनको ऐड कर रहे हैं तो फिर वो कैपेसिटर नहीं है, वो कंडक्टिंग प्लेट्स बन गई हैं। ये रिलेशन था नॉन कंडक्टिंग के लिए। सर ये अब दोनों पैरेलल प्लेट्स जो हैं अगर इनका होल लें तो फिर वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आएगा। हाँ, लेकिन उस सूरत में फिर हम ये ज्यूम करेंगे कि ये दरमियान में मीडियम आइसोलेटेड नहीं है, कंडक्टिंग है, इसीलिए चार्जेस यहां से यहां तक फ्लो कर रहे हैं। क्लियर है ये पॉइंट सबको? ये बिल्कुल वही चीज है जो हमने चैप्टर नंबर 23 में डिस्कस की थी। सो अब हम लोग एक दो मिसालें करते हैं और देखते हैं कि हमने कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज जो मर्जी शेप आ जाए, तरीका हमारे पास यही रहेगा जो हम यहाँ पर डिवाइस करेंगे, और हम एक बहुत ही एक जनरल स्कीम को फॉलो करते हैं कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने की। तो हमारा इस वक्त मकसद ये है कि एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसी टेक्निक डेवलप करें जिसके जरिए कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की कैलकुलेट की जा सके।
इसमें कुछ रूल्स हम लोग डिवाइस कर लेते हैं। पहला रूल हमारे पास तो ये है कि आपने एज्यूम करना है कि हर प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो क्यू के बराबर है। एज्यूम चार्ज ऑन ईच प्लेट क्यू, चाहे वो पॉजिटिव प्लेट हो चाहे वो नेगेटिव प्लेट हो, क्योंकि हमने अभी असम्पशन ये लगाई कि ये क्यू बेसिकली हम एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं। और ये कितनी ज़्यादा आसानी पैदा करता है ये वाली चीज़, ये अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है इन चार्जेस की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगी यूजिंग गॉस लॉ। लाजमी नहीं कि आप गॉस लॉ यूज़ करें, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गॉस लॉ के ज़रिए कैलकुलेशन करना आसान है। जब आप एक दफ़ा ई कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कंप्यूट कर सकते हैं। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। सर मेरे डिस्कनेक्ट हो गई थी, मुझे एक क्वेश्चन था ये क्यू से रिलेटेड। जी, ये पॉजिटिव या नेगेटिव इसका फर्क नहीं पड़ता हमें? नहीं, हम एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड्स कंसीडर करते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर आप यहाँ से भी डायरेक्शन, आप बेसिकली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती चार्जेस की, कि नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड उनकी इनवर्ड होगी और पॉजिटिव चार्जेस है तो फील्ड आउटवर्ड होगी। अगर हम यहाँ पर भी माइनस का साइन ले लेंगे तो फिर हमारे पास वही इशू आएगा कि आपकी डायरेक्शन दो दो तीन तीन दफा कैलकुलेट हो रही होगी। सो हम डायरेक्शन सिर्फ एक ही जगह इनकॉर्पोरेट करते हैं और बाकी सारी चीजों को डायरेक्शन लेस अज्यूम कर रहे होते हैं, ताकि वो नेगेटिव का साइन मसला ना करे। सो कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस वी यूजिंग ई। इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, के इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने? यस सर। असल में ये हम लोग यहाँ पर इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे इस फॉर्मूले को, हमने फिर दरमियान में से चैप्टर नंबर 24 स्किप कर दिया आपके आउटलाइन के मुताबिक। सो लिहाजा हम इसकी डिस्कशन नहीं कर सकते इस फार्मूलाज की। सो हम इसको एज इट इज ही लेके चल रहे हैं, वरना हमें चैप्टर नंबर 24 करना पड़ेगा। सो जब आपके पास क्यू भी पता लग गया आपको और ई को इस्तेमाल करके आपने वी भी फाइंड कर लिया है, अब तो बहुत आसान है कि आपने कैपेसिटेंस निकालनी है यूजिंग सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। सिर्फ फार्मूलाज पुट करें, इनकी वैल्यूज पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। सो ये हमारे पास एक टेक्निक है, एक मैकेनिज्म है किसी भी चीज़ की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का। अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। सर पिछला एक मिनट ओपन करेंगे। जी जी जी, सर वो एक मिनट बस फॉर्मूला मुझे राइट डाउन करना है। श्योर। सर कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर का फंक्शन सेम होता है? नहीं, डिफरेंट होता है। सर दोनों में वोल्टेज का एक चीज करती है वो, एक चीज चार्जेस को स्टोर करती है। ट्रांसफार्मर का काम ये होता है कि वो जो वोल्ट, ट्रांसफार्मर बेसिकली डील करता है वोल्टेजेस को, या तो वो वोल्टेजेस को एम्पलीफाई करेगा या फिर वोल्टेजेस को डी एम्पलीफाई करेगा। सो बेसिकली वो वोल्टेजेस और करंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, चार्जेस के लिए नहीं। यहाँ पर स्टैटिक चार्जेस हैं आपके पास। उसकी तो आपके पास जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की तो वर्किंग भी मुकम्मल तौर पर डिफरेंट होती है, और उसमें हम चार्जेस को इंड्यूस करवाते हैं ताकि पोटेंशियल क्रिएट हो सके। यहाँ पोटेंशियल के जरिए चार्जेस को स्टोर करवा रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा उल्टा काम है। अच्छा, अब हम लोग दोबारा से वही डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। डायग्राम थोड़ी सी आपकी बुक से डिफरेंट होगी, उन्होंने हॉरिजॉन्टल बनाई हुई है, मैं इसको जरा वर्टिकल ड्रॉ करूंगा, so it would be easy.
जस्ट अ मिनट, मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूँ इसकी। और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। और ये इनके दरमियान एरिया एलिमेंट डी है। अब आपको यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, और वो गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव प्लेट के गिर्द। अच्छा, और ये गॉसियन सरफेस हम लोग इस तरीके, चूंकि हमारी रेक्टेंगुलर प्लेट थी तो हमने गॉसियन सरफेस भी रेक्टेंगुलर ड्रॉ की है ताकि सिमेट्री के पर्पसेस की वजह से। और यहाँ पर आपके पास डेफिनेटली जो चार्जेस हैं वो प्लस क्यों होंगे, और यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो माइनस क्यों है, जिसकी वजह से हमने इनको नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स का नाम दिया है। हम लोग एज्यूम ये कर रहे हैं कि हम लोग एज्यूम ये कर रहे हैं कि इनके साथ ऑलरेडी बैटरी अटैच है, जिसकी वजह से इनके ऊपर चार्जेस आए हैं। वो बैटरी हमने यहाँ पर शो नहीं की। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये होगा कि आपने जब पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान में रखने वाली, कि जब आपने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल की इंटीग्रेशन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नहीं होती। पोटेंशियल की इंटीग्रेशन आपने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करनी है। ये अभी हम थोड़ी देर में मैं अभी ये क्लियर करता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसको मैं ये यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। इसलिए ना कि एक प्लेट गेन करे और एक प्लेट लूज करे इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक वजह ये भी है, और दूसरा ये कि इसी आप जो बात करें इसी की बेस पर हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। वहां पर एक नेगेटिव का साइन आता है ना आपके पास। यस सर। सो बेसिकली उस नेगेटिव को डील करने के लिए हम इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं। और ये अभी हम देखते हैं हमें इंटीग्रेशन दो दफा करनी पड़ती है। एक दफा तो हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी फील्ड के लिए और एक दफा पोटेंशियल के लिए, लेकिन फील्ड की इंटीग्रेशन करते वक्त हमें इस बात की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हमें डेफिनेटली हमने चार्ज एज्यूम कर लिया है कि एज्यूम चार्ज ऑन ईच। ये पॉइंट आपने क्या बोला पता है आपको? कौन से वाला? जी, कौन सा पॉइंट? आपने इस डायरेक्शन रिवर्स की है। अच्छा, ये जो डायरेक्ट अभी मैं बताता हूँ, इस डायरेक्शन को मैं अभी दोबारा डिस्कस करता हूँ एक दो मिनट में। अब हम लोगों ने साथ ही कैलकुलेट करनी है फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। हमें पता है कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटेग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू। हम जारी बात है, हमने उस दिन भी देखा था कि ई और ए की डायरेक्शन सेम होगी, तो लिहाजा आप इसको ई डी ए क्यू लिख सकते हैं। यहाँ से ये चीज़ आपके पास आ गई, ई भी बाहर आ गया, एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ गया, क्लोज इंटेग्रल डी ए इज इक्वल टू क्यू। सो आपके पास क्यू चार्ज आपने कैलकुलेट कर लिया फील्ड को इस्तेमाल करके, एप्सिलॉन नॉट ई ए। ये आपके पास एक जनरल रिलेशन आ गया है चार्ज के लिए।
अब आपके पास कोई भी शेप हो, आपने सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पर हम ए को रिप्लेस कर सकते हैं आप मुख्तलिफ सरफेसेस के लिए, जिस तरह हम पिछले केस चैप्टर में करते आ रहे हैं। अगला काम ये कि हमने फाइंड करनी है, हमने कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, हमें वी चाहिए। अब v की डेफिनेशन अभी मैंने आप लोगों अभी हमने लिखी थी कि हम डेल्टा v को डिफाइन करते हैं माइनस डेल क्या नहीं, हमने बेसिकली यूज करना है c इज इक्वल टू क्यू बाय वी। तो हम इन दोनों हम इन दोनों को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं e को। ठीक है सर जी सर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसे आप बता रहे हैं, तो सर इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका सरफेस एरिया जैसे? ये बेसिकली रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है, तो बेसिकली आप इसको लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कह लेंगे। लेकिन हम यहाँ पर हम वो पुट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कैपेसिटेंस का जो जनरल एक फार्मूला निकालते हैं, वो जो भी डायमेंशन होंगे उसका एरिया डायरेक्टली पुट कर देंगे। हम यहाँ पर इसलिए इसको ए ही लिख रहे हैं, हम इसको एल और डब्ल्यू की फॉर्म में नहीं लिख रहे। वरना मैं कह सकता हूँ कि ये जो लेंथ आ रही है ये एल के बराबर है और ये इसकी विड्थ है, सो इसको ए की जगह एल और डब्ल्यू कर देते हैं। लेकिन हम यूजुअली प्रेफर नहीं करते इसको अलग अलग लिखना, हम इसलिए एरिया को ए ही लिखते हैं क्योंकि ये मेजर किया जा सकता है। ठीक है, सो हम लोगों ने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये होती है, मैं यहाँ पर बल्कि पोटेंशियल की एक और डेफिनेशन लिखता हूँ, जो असल डेफिनेशन है पोटेंशियल की, वो ये कि आपके पास इन दो प्लेट्स के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी एफ माइनस वी आई। सो ये आपके पास फाइनल प्लेट है और ये आपके पास इनिशियल प्लेट है, इनका डिफरेंस माइनस इनिशियल टू फाइनल ई डॉट डी एस। ये आपके पास पोटेंशियल की एक डेफिनेशन है। और अभी हम देखेंगे कि ये डेफिनेशन बिल्कुल वही है जो हम यहाँ पर अभी लिखते आ रहे हैं कि v इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई ओवर डेल्टा आर, ये बिल्कुल यही डेफिनेशन है। अभी हम साबित भी कर लेंगे इस बात से। अच्छा, अब आप यहाँ पर ये देखें कि आपके पास एक नेगेटिव का साइन ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं इस फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव लूं और मैं इसको इंटीग्रेट भी इसी डायरेक्शन में कर रहा हूं, तो ये नेगेटिव का साइन मेरे पास हमेशा मौजूद रहेगा, क्योंकि आपने इसको डिफाइन इस तरीके से कर दिया है ना, ये आपकी डेफिनेशन बन गई है। सो आपको किसी तरीके से ये इंटीग्रेशन इस तरीके से लेनी है कि ये नेगेटिव का साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सके। सर ये एक दफा रिपीट करते हैं, ये नेगेटिव का साइन कैसे रिमूव हो रहा है? अब देखें यहाँ पर आपने इधर नेगेटिव का साइन लगाया और आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट। फील्ड किस तरीके से जा रही है, फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पर ई आई है और यहाँ पर ई एफ है, ऐसे ही है। जी सर। लेकिन यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, यहाँ पर आप ले रहे हैं वी आई और यहाँ पर क्या ले रहे हैं वी एफ। अब अगर आप इंटीग्रेशन इस लाइन के लॉन्ग करते हैं ई आई से ई एफ की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन तो एज इट इज रहेगा क्योंकि आप फील्ड की डायरेक्शन में इंटीग्रेट कर रहे हैं। सही सर, आगे समझ। अब हाँ ठीक है, सो अब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप यहाँ पर एक नेगेटिव का साइन और आ जाएगा। सो ई और डी एस के दरमियान एंगल 180 डिग्री का बनेगा, वो माइनस इसको प्लस कर देगा। सबको क्लियर है ये पॉइंट? किसी को भी अगर मसला आ रहा है तो आप डिस्कस कर लें। पहले वाला माइनस क्या है? ये डेफिनेशन से आ रहा है, ये हम पोटेंशियल को डिफाइन इस तरीके से करते हैं। अच्छा, यहाँ पर दोबारा से देखें, मैं इसको हम यहाँ अभी हमने ये डेफिनेशन लिखी है, ये हमने ये डेफिनेशन लिखी है कि आई टू एफ ई डॉट डी एस। अब यहाँ पर अब हम इस चीज को हम नहीं छेड़ सकते, ये जो ये वाला हिस्सा इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो चीजें इसको हम नहीं छेड़ सकते, ये पोटेंशियल की डेफिनेशन की वजह से इसी तरीके से आना है।
हम जिस चीज को चेंज कर सकते हैं वो ये वाली अंदर वाली चीज है। हम क्या, अगर हम यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे पास, आई टू एफ ई डी एस cos of 0 if e is parallel to ds, so then आपके पास i to f e ds आ जाएगा। so इसका मतलब है पोटेंशियल अभी भी नेगेटिव है, और आपने यहाँ पर q क्या लिया था, पॉजिटिव, q पॉजिटिव आ रहा है ना यहाँ पे। so इसका मतलब है कि अल्टीमेटली सो से c इज इक्वल टू q ओवर माइनस v, so ये तो माइनस c बन जाएगा। स्टोर्ड एनर्जी नेगेटिव हो गई है, तो इसलिए वो नेगेटिव जो आंसर हमारा बी का आएगा तो हाँ क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि ये चीज फिजिकल सेंस नहीं ना बना रही। आप लेट्स सपोज आप कहते हैं किसी सेल के अंदर एनर्जी है लेकिन वो एनर्जी -10 है, आप किसी को कहें कि इसके अंदर -10 जूल्स एनर्जी है, तो डेफिनेटली इस बात का तो कोई मतलब नहीं फिजिक्स में, रियल लाइफ के अंदर। आप अगर यहाँ पर ये काम करें, आप ऐसे लिखें कि आपने इस चीज को तो आप छेड़ नहीं सकते, लेकिन आप इस चीज को लाजमी तब्दील कर सकते हैं कि आप ई की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, या जिस लाइन पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको रिवर्स कर दें। सो ये क्या बन जाएगा, आई एफ ई डी एस -1। सो अब आपके पास जो आई जो आपके पास पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा। और हम यहाँ पर अब एक सवाल ये आता है कि हम इसके लिए ये पॉजिटिव, ये एब्सोल्यूट वैल्यू भी नहीं इसकी ले सकते यहाँ पर। उसकी वजह ये है कि बैटरी आपकी यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल सप्लाई कर रही है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आए हैं ना। सो पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है, पोटेंशियल के लिए लाजमी नहीं कि वो हमेशा पॉजिटिव ही रहे, लेकिन जो जिस चीज को आप कह रहे हैं कि नंबर ऑफ चार्जेस कितने स्टोर हो रहे हैं, या ये समझें कि नंबर ऑफ चार्जेस नहीं है, नंबर आप ये एनर्जी नहीं है, नंबर ऑफ चार्जेस है। आप ये कहें कि किसी घर के अंदर 10 लोग रहते हैं लेकिन वो -10 हैं, क्या इस बात का कोई सेंस, इस बात की कोई फिजिकल सेंस है रियल लाइफ के अंदर? सो इसी वजह से हमें यहाँ पर भी उसको फिजिकल सिचुएशन से कंपैटिबल करने के लिए हमने पोटेंशियल को डिफाइन इस तरीके से किया हुआ है कि वहां पर नेगेटिव का साइन आता है, और देन फिर इंटीग्रेशन करते वक्त आप इंटीग्रेशन ई के ऑपोजिट लेते हैं, ई की डायरेक्शन में नहीं लेते। हाँ सर जी सर, आप अगर ये नेगेटिव का साइन ना लगाए तो फिर भी तो पॉजिटिव ही आता। नहीं, असल में ये नेगेटिव का साइन लगाने, इस नेगेटिव के साइन की बात कर रहे हैं आप, इसको हम तब्दील नहीं कर सकते। ये इसके पीछे कुछ और भी रीजंस है जिनकी वजह से पोटेंशियल को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ये रूल है, इसलिए हम इसको प्लस नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। तो सर इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप इनिशियल बायस फाइनल कर रहे हैं, ये कर हाँ एग्जैक्टली, हम ई की डायरेक्शन, हम इंटीग्रेशन ऑपोजिट साइड से कर रहे हैं। हमारे पास एस क्या है? एस कोई भी लाइन है आपके पास, लाइन एलिमेंट है, लाइन है जिसके ऊपर 1D के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं, से ये एक्स एक्सेस है, dx के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हैं आप। तो हम नेगेटिव इसलिए डायरेक्शन में ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ताकि हमारी एट द एंड इंटीग्रेशन पॉजिटिव हो सके। हाँ जी, और आपकी कैपेसिटेंस पॉजिटिव आ सके, क्योंकि ये चीज तो किसी सूरत तब्दील नहीं आप कर सकते, ये डेफिनेशन है, और जो हम चीज डेफिनेशन सेट करते हैं वो किसी ना किसी रीजन की वजह से होती है। अगर हम इसको तब्दील करेंगे तो और मसाइल खड़े हो जाएंगे हमारे सामने। सर जो इंटीग्रेशन हम ऑपोजिट कर रहे हैं इससे हमारी लिमिट्स हो रही है, इंटरचेंज हो रही है? नहीं, लिमिट्स इंटरचेंज नहीं हो रही, क्योंकि लिमिट्स आपकी वही रह रही हैं, सिर्फ ई और डीएस की डायरेक्शन डिफरेंट हो रही है। अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें, हाँ वैसे अच्छा ये वाला काम करें, अच्छा ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इससे हमारा ये भी किया जा सकता है कि अगर मैं यहाँ पर ये माइनस का साइन तो वैसे ही आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर एफ को आई पे इंटीग्रेट कर दूं, अब देखते हैं कि इस बात का मतलब क्या है। आपके पास अल्टीमेटली चीज तो फिर यही बनेगी, एफ से आई, यही चीज आ गई है। और अब आप एज्यूम करें कि इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री का है, cos ऑफ 0, सो आपके पास एफ आई ई डी एस बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर वही काम हो रहा है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं।
हमने इंटीग्रेशन को रिवर्स कर दिया है। यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज की है, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आप ई की डायरेक्शन ऑपोजिट ले लें। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि जो लोअर लिमिट होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका। तो हम यहाँ पर एज्यूम ये करें कि आप फाइनल से इनिशियल की तरफ आ रहे हैं। बात तो वही है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। नहीं, अब पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि आपने जब लिमिट्स को रिवर्स किया, इस सूरत में आप इंटीग्रेशन पॉजिटिव से नेगेटिव ही लेंगे इस केस के अंदर। सर अगर हम इस वाले केस तरीके से करें जो लिमिट्स इंटरचेंज करने वाला है, जैसे भी वही चीज आएगी। वो दोनों बातों का सेम मतलब है। आप एक ही डायरेक्शन को ना यहाँ पर तब्दील कर रहे हैं ना यहाँ पर तब्दील कर रहे हैं। दोनों जगहों पर हमने ये कहा था कि ये जो 180 का साइन आ रहा है ये इंटीग्रेशन की डायरेक्शन चेंज करने की वजह से आ रहा है, क्योंकि अब इंटीग्रेशन ई के लिहाज से इंटीग्रेशन आपकी होनी है पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ, लेकिन हम कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो आप इंटीग्रेशन को रिवर्स कर रहे हैं। क्लियर है ये पॉइंट सबको, या किसी को भी कोई क्वेश्चन, इसमें कोई इशू है? यस क्लियर है। ओके, सो अब अगर आपने एक दफा ये चीज कैलकुलेट कर ली है, तो हमने जो भी फॉर्मूला लिखा है वो आपके पास है, v इज इक्वल टू माइनस आई टू एफ ई डॉट डी एस। सॉरी, हमने यहाँ पर लिखा था वी एफ माइनस वी आई। अच्छा, अब हम इस पूरे क्वांटिटी को नाम दे देते हैं v का, और हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन की डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है। ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स है ई के लिहाज से, इनिशियल से फाइनल। अगर आप इंटीग्रेशन की लिमिट्स को रिवर्स कर दें तो आप इंटीग्रेशन कर रहे होंगे नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। बाहर माइनस माइनस प्लस हो गया और ये बन गया ई डी एस। चाहे ये वाला तरीका अप्लाई कर लें, चाहे आप cos 180 वाली लॉजिक ज़हन में रख के इसको कर लें, दोनों बातों का मतलब सेम है। ई कांस्टेंट है, ई बाहर आ जाएगा। अब ये देखें कि अब आपकी इंटीग्रेशन यहाँ पर कैसे होनी है। पॉजिटिव प्लेट के लिए जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर डी की वैल्यू 0 है। सो लेट्स सपोज कि ये आपके पास x है, और यहाँ पर आपके पास x की बल्कि सॉरी x कह रहा हूँ, हम s के ऊपर इंटीग्रेट करें। यहाँ पर s आपके पास 0 है, और यहाँ पर s किसके बराबर है, d के। तभी ये डिस्टेंस आपके पास d के बराबर आया है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट का। सो आपकी इंटीग्रेशन हो रही है 0 से लेकर d तक। e इंटीग्रेशन कर लें, यहाँ पर 1 आ रहा है, 1 की इंटीग्रेशन s आ जाएगी। सो 0 से लेकर d e इंटू d माइनस 0। सो v इज इक्वल टू ई डी। ये आपके पास पोटेंशियल आ गया है। सर ये दूसरे फॉर्मूले में आपने वो लिमिट्स जो लगाई हैं वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज लगाई जी, क्योंकि हम यहाँ पर रिवर्स कर चुके हैं ना लिमिट्स ऑलरेडी। सर अगर 180 से करेंगे तो फिर क्या होगा? यही चीज बनेगी। आप ये समझें, आप यहाँ पर ये समझें आसानी के लिए कि हमने इसको 180 से किया है। ये बेसिकली आपके पास नेगेटिव प्लेट है, ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट है, और आपने यहाँ पर ये किया है माइनस से प्लस ई डी एस कॉस 180। तो ये चीज बन गई है, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सो अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई है यहाँ पर। इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। अब हमने चौथा काम फाइंड करना है कैपेसिटेंस की सूरत में। C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। सो Q आपने निकाला था एप्सिलॉन नॉट ई ए, और ये आपने निकाला है ई डी। सो यानी कि C आपके पास बराबर आ गया A एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ये बिल्कुल वही फार्मूला है जो आप लोग पहले भी पिछली क्लासेस में डिराइव कर चुके हैं। A क्या चीज़ है, एरिया ऑफ कैपेसिटर। सर ये अपने ब्रैकेट्स में क्या लिखा है सेकंड
ये यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन करें, 1 की इंटीग्रेशन एस के लिहाज से एस आएगी, और ये लिमिट्स पुट कर दी 0 से लेकर डी तक। सो बेसिकली 0 डी एवेल्युएट किया है, सो डी माइनस 0 इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने वैसे इसको एवेल्युएट कर दिया है। सो ये आपके पास फार्मूला बन गया। यहाँ पर ए जो है एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, गॉसियन रेक्टेंगल का एरिया है। एग्जैक्टली गॉसियन रेक्टेंगल का एरिया है, क्योंकि आप एक प्लेट कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर आप नेगेटिव के लिए करेंगे, नेगेटिव के लिए भी एग्जैक्टली यही रिजल्ट आएगा, सिर्फ थोड़ा सा डायरेक्शंस को आपको जहन में रखना पड़ेगा कि हमने v पे वहां पर v की इंटीग्रेशन कैसे करनी है, क्योंकि हम v को जो डिफाइन करते हैं वो बेसिकली नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डिफाइन करते हैं, तो वहां पर आप v की डायरेक्शन दोबारा से तब्दील होगी। ये फार्मूला फिर वहां पर एज इट इज वैलिड नहीं रहेगा, आपको इस फार्मूले को भी थोड़ा सा तब्दील करना होगा। वो एक नेगेटिव का साइन और लगा दें, सिंपली प्लस कर दें इसको, और देन यहाँ पर भी लगा दें। सो लेकिन बहरहाल उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि हम किस प्लेट को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि आइसोलेटेड है। सो ये आपके सिर्फ एक प्लेट पे गॉसियन सरफेस क्यों है? क्योंकि हमने देखा था कि अगर हम दूसरी पे भी लें, अच्छा अगर हम दूसरी पे भी लेते हैं फिर तो आपके पास नेट चार्ज 0 हो जाएगा, अगर दोनों को पे लेते हैं तो। और ये कि अगर हम दूसरी के अलग लें और इसकी अलग लें तो वो दोनों सेम आती हैं, उनसे फर्क ही नहीं पड़ता। वो जिस तरह हमने देखा था लास्ट क्लास में। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन के बारे में आपको पता है कि एप्सिलॉन आपके पास परमिटिविटी का कांस्टेंट है 8.85, या ये इस केस में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं फैरेड की टर्म्स में, फैरेड पर मीटर। सो लेकिन पहले आप लोगों ने इसके यूनिट्स ऐसे लिखे हुए हैं, कूलम्स क्या थे, कूलम स्क्वायर, हाँ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ सो ये आपके पास परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। सो फिलहाल तो आज की क्लास में तो हमने इतना ही करना था। कल अगली लेक्चर में हम लोग करेंगे डिस्कस दो और तरह के कैपेसिटर को, स्फेरिकल कैपेसिटर को और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को, और देन एक छोटा सा क्वेश्चन होगा कैपेसिटर्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के हवाले से। इसमें हमने यही चीज़ें डिस्कस करनी थी। अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग पॉज करने लगा हूँ।